चुनाव आयोग मोदी सरकार की कठपुतली है। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम करता है। मोदी राज में चुनाव आयोग पर ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर उठते हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने के बजाय वो सफाई देते हैं, शेरो शायरियां करते हैं। विपक्ष कुछ सवाल पूछता है तो जवाब देने के बजाय वो विपक्ष को ही सुना देते हैं। यहां तक कि विपक्ष ये कहता है कि चुनाव आयुक्त बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। हालांकि अब राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म होने वाला है और मोदी सरकार ने नए चुनाव आयुक्त की खोज शुरू कर दी, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो क्या इस बार सरकार की चल पाएगी मनमानी? क्या नया चुनाव आयुक्त भी होगा सरकार की कठपुतली, या इस बार सुप्रीम कोर्ट तय करेगा चुनाव आयुक्त? कैसे फंस गई है मोदी सरकार, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। सरकार पर तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही सबसे ज्यादा आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं। कहा जा सकता है कि मोदी राज में चुनाव आयोग सबसे ज्यादा सवालों में घिरा रहता है। हर चुनाव में आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करता है। चुनाव आयोग पर बीजेपी को जिताने के आरोप भी लगने लगे हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के नेता चुनाव में नफरती बयान देते हैं तो चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन विपक्ष अगर सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े करे तो नोटिस भेज दिया जाता है। राजीव कुमार पर तो विपक्ष ने तीखे हमले भी किए। अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब सीईसी सरकार की पसंद का होगा या फिर सभी की सहमति से चुनाव होगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यह मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में भी है। चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जब इस मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी और कहा था कि देश को टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव अधिकारी चाहिए जो सरकार के दबाव में बिना आए सख्त फैसले ले सके। यानी सरकार पर चुनाव आयोग का दबाव होना चाहिए, चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक सरकार को काम करना चाहिए, ना कि सरकार के मुताबिक चुनाव आयोग को। ये टिप्पणी उस वक्त काफी चर्चा में रही और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की काफी सराहना भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग में पीएम से भी सवाल करने का साहस होना चाहिए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक कमेटी बनाई थी, लेकिन ये कमेटी एक भी चुनाव आयुक्तों का चयन नहीं कर पाई थी क्योंकि मोदी सरकार को यह कमेटी पसंद ही नहीं आई। क्योंकि इसमें सरकार अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त नहीं चुन सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें ना तो विपक्ष का दबदबा था, ना ही सरकार का बहुमत था। लेकिन मोदी सरकार ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी को बदल दिया। लेकिन यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाई गई कमेटी और उसमें से सीजीआई को बाहर करने के मामले की सुनवाई कर रही है। एक एनजीओ की पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया है कि शीर्ष अदालत ने अपने मार्च 2023 के फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई को शामिल करते हुए एक पैनल का गठन किया था। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यानी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया। नए कानून ने सीईसी और ईसी के चयन के लिए गठित किए जाने वाले पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है, जो सीधे तौर पर शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले को पलटने का मामला दिखता है। अब इस मामले में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष दलील रखी थी कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे और नए कानून के तहत नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, यानी सरकार फिर अपनी मनमर्जी चलाएगी। इसके बाद उन्होंने मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की। भूषण ने कहा था कि सरकार ने चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है और समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित करते हुए कहा कि यह सुनवाई अनुच्छेद 141 के तहत न्यायालय की राय बनाम कानून बनाने की विधायी शक्ति होगी। पीठ ने आगे यह भी कहा था कि वो देखेगी कि किसके विचार सर्वोच्च हैं। अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था, सरकार ने उसमें से सीजेआई को हटाकर केंद्रीय मंत्री को जगह दे दी। अब 3 सदस्यीय पैनल में 2 सदस्य सत्ता पक्ष के हैं और 1 विपक्ष का, यानी सरकार का बहुमत है। इससे साफ है कि सरकार जो चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर बैठक में शामिल होते भी हैं तो उनकी आपत्तियों पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। जिस तरह से इससे पहले विपक्ष के नेता के आपत्तियों को सरकार दरकिनार कर चुकी है। कई नियुक्तियां हुई हैं जिसमें विपक्ष की बात नहीं सुनी गई है और विपक्ष ने इस पर अपनी आपत्ति भी जाहिर की है, लेकिन फिर भी उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इसीलिए अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इसको लेकर भी दावा यही किया जा रहा है कि जिस तरह की कमेटी बनाई गई है उसमें विपक्ष सिर्फ नाम मात्र के लिए है, यानी सरकार जिसे चाहेगी उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देगी और सरकार की पसंद का मुख्य चुनाव आयुक्त अगर बनेगा तो जाहिर है कि एक बार फिर चुनाव आयोग पर इसी तरह के आरोप लगेंगे। तो अब बात करते हैं कि आखिर नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार की क्या तैयारी है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को क्यों तैयार नहीं है। आप जानते हैं सीईसी राजीव कुमार 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही सरकार काम पर लग गई है। केंद्र सरकार ने अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति के लिए नामों की सूची तैयार करने के वास्ते केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में एक खोज समिति गठित की है। इस समिति के 2 सदस्यों के रूप में वित्त विभाग के सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल हैं। अब दावा किया जा रहा है कि खोज समिति का गठन 17 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के तहत किया गया और इसकी बैठक 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान हो सकती है। अब तक सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त को सीईसी के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया जाता था। हालांकि पिछले साल सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्तियों को लेकर एक नया कानून लागू होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आया है। अब एक खोज समिति सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए सचिव स्तर के 5 अधिकारियों के नामों की सूची तैयार करती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम का इस्तेमाल पिछले साल अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से जो पद खाली हो गए थे उनको भरने के लिए निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एस संधू को नियुक्त करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। राजीव कुमार के बाद अब ज्ञानेश कुमार ही सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। वैसे सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर सरकार से एक सवाल भी करता रहा है कि आखिर टीएन शेषन के बाद कोई मुख्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर सका। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है और शेषन के बाद कोई भी चुनाव आयुक्त 6 साल तो क्या 3 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सका है और ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं, हालांकि इसका जवाब नहीं मिल रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आने वाले हैं, तो किसकी मनमर्जी चलेगी? क्या मोदी सरकार अपनी मनमर्जी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद से सरकार की मनमर्जी नहीं चल पाएगी? तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।